कश्मीर का सवाल है। आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर का सवाल खड़ा हुआ। भारत की जो संरचना आज आप देख रहे हैं वो करीब करीब 600 रियासतों को जोड़कर बनाई हुई संरचना है, जिसको आज आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखते हैं। इतनी रियासतों में बटा हुआ देश था, जिसको एक करने का काम गांधी जी ने सरदार पटेल को सौंपा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल बने थे और सरदार के बारे में गांधी जी ने नोट लिख कर दिया था कि भारत के एकीकरण का काम सिर्फ सरदार की देखरेख में होना चाहिए, क्योंकि आप ही इसको कर सकते हैं। इसलिए सरदार ने सारे रियासतों के साथ बात करके उनको जोड़ा। 2 रियासतें थी जो बच गईं, एक हैदराबाद की रियासत और एक कश्मीर की रियासत। हैदराबाद में शासक मुसलमान था, प्रजा हिंदू थे। कश्मीर में ठीक इसका उल्टा था कि शासक हिंदू था और प्रजा मुसलमान थे। जो तरीका बना था विभाजन का, जो एक फार्मूला बनाया गया था, उस हिसाब से अगर देखें तो कश्मीर को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था और हैदराबाद को भारत में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन सब चीज़ें तो फार्मूले से चलती नहीं हैं। ये जो खेल हुआ कश्मीर के बारे में, जिसको आज कोई समझता नहीं है और जो नहीं समझते हैं वही देश को समझाने में लगे हुए हैं, ये ट्रेजेडी है। ये जो पर्दे के पीछे की कहानी मैंने आपको कही कि भारत में इस एशिया महाद्वीप में कोई एक जगह साम्राज्यवाद को अपना पांव जमाए रखने के लिए चाहिए थी, वो जगह थी जो पाकिस्तान थी। जिन्ना बेवकूफ़ थे, उनको ये समझ भी नहीं आया कि पाकिस्तान उनको नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान इंग्लैंड को मिल रहा है। उनको ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान अमेरिका को मिल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की से अलग होने के बाद पाकिस्तान हमेशा ही अमेरिका का सैटेलाइट बना रहा है, क्योंकि उन्होंने उस जगह को बनाया था जहां से उनको एशिया में ऑपरेट करना था। ये खेल जवाहरलाल को भी मालूम था, ये खेल कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी मालूम था। इसीलिए जब कश्मीर का सवाल आया तो जवाहरलाल को समझ में आया कि अगर ये कश्मीर भी चला गया पाकिस्तान में तो अमेरिका को बिल्कुल भारत के अंदर घुसने, भारत के बिल्कुल भीतर घुसने की जगह मिल जाएगी। इसलिए स्ट्रैटेजिकली उन्होंने बात समझी कि कश्मीर तक नहीं आने देना चाहिए इन लोगों को। इसीलिए कश्मीर की रियासत जैसे ही भारत में आने को परिस्थिति बनी, वो लंबी कहानी भी नहीं कहता हूँ कि वो कैसे आया हमारे पास, लेकिन वो सामान्य तरीके से नहीं आया जैसे दूसरी रियासतें आई थी। क्योंकि कश्मीर का जो राजा था वो चाहता था कि भारत और पाकिस्तान दोनों में हम न जाएं, स्विट्ज़रलैंड की स्थिति हमारी रहे, ईस्ट के स्विट्ज़रलैंड की तरह कश्मीर माना जाए, इस पर कोई हमला नहीं करेगा, भारत पाकिस्तान दोनों इसकी रक्षा करेंगे और हम आज़ाद रहेंगे। ऐसी कोशिश में राजा हरी सिंह लगे हुए थे और शायद ये कोशिश उनकी हो भी जाती है। लेकिन जैसे हमने हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को मिलाया, ठीक वैसी ही कार्रवाई जिन्ना ने कश्मीर के लिए कर दी और फौज भेज दी उन्होंने। उस फौज की जब हमला हुआ तब राजा डरा और राजा को लगा कि तो पाकिस्तान खा जाएगा हमको। अब उसके पास बचने के लिए रास्ता क्या था? हिंदुस्तान से मदद मांगने के अलावा। तो हिंदुस्तान के पास आया। माउंटबेटन ने उसको समझाया कि हम तुम्हारी कोई मदद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम हमारे हिस्से नहीं हो। हम तो अपने ही हिस्से में फौज भेज सकते हैं, दूसरे के हिस्से में हम फौज कैसे भेजें? इसीलिए अगर तुम रक्षा चाहते हो तो भारत के साथ मिलने की संधि करो, पहले तुम संधि करो, हम फौज भेजते हैं। ऐसी लाचारी की स्थिति में एक डॉक्यूमेंट बना, जिस डॉक्यूमेंट पर भारत और राजा हरि सिंह ने दस्तखत किया। राजा हरि सिंह डेमोक्रेसी में नहीं थे, राजा थे, वो पूरे राज्य की तरफ से वो खुद बोलते थे। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें सब जगह लिखा हुआ है कि भारत के साथ मैं जो संधि कर रहा हूँ वो संधि सिर्फ रक्षा के बारे में, विदेश के बारे में और अर्थ के बारे में है। बाकी हर मामले में मैं स्वतंत्र रहूँगा। मैं यानी कश्मीर, मैं अपने राज्य का कानून खुद बनाऊँगा। मेरे बने हुए कानून में भारत कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। भारत के बने हुए कानून मुझ पर लागू हुए कि नहीं, ये फैसला मैं करूँगा। ये सब मैं करके वो डॉक्यूमेंट बना हुआ है
जिस पर संधि करके कश्मीर हमारे पास आया। और हम कश्मीर क्यों रखना चाह रहे थे? क्योंकि हमको कोशिश करनी थी कि अमेरिका को दूर करके रखा जाए, उसको भारत में घुसने नहीं दिया जाए। अगर कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाता तो जैसे पाकिस्तान में अमेरिका ने किया, वही बात वो बिल्कुल हमारे सर पर खड़े होकर कर सकता था। उसको हमने दूर किया। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिकली योजना थी, जिसके कारण कश्मीर को हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति में शर्तों के साथ भी स्वीकार कर लिया। इसमें बहुत दूरंदेशी थी जवाहरलाल नेहरू के, बहुत दूर तक वो देख पा रहे थे। और इस काम में उनकी मदद किसने की? तो शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला का जो रोल है उसको हम लोग समझते नहीं हैं, इसलिए उनको बहुत सारी गलत तरह की बातें हम कहते हैं। शेख अब्दुल्ला, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन तीन की त्रिमूर्ति थी जिसने उस समय में बहुत मैच्योरिटी के साथ काम किया। और उस समय एक सवाल खड़ा हुआ कि कश्मीर के बारे में हम जो स्टैंड लेना चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये कैसे किया जाए, जाना जाए, कौन जाए इस कश्मीर से बात करने के लिए? तो माउंटबेटन ने कहा कि इस समय हम बापूजी से कहते हैं कि आप कश्मीर जाइए। गांधी जी के इससे पहले कश्मीर जाने की 5 बार योजना बनी थी, लेकिन गांधी जी जा नहीं पाए। जब ये सवाल खड़ा हुआ और इन लोगों ने गांधी जी को अप्रोच किया कि आप अगर जाएं तो शायद हरि सिंह के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है, तो 1947 के अगस्त महीने में पीर पंजाल की तरफ से गांधी जी कश्मीर में प्रवेश करते हैं। 77 साल की उम्र है। उस समय वो कश्मीर की घाटी में जाना बहुत ही कठिन था उनके लिए, लेकिन देश के सवाल था तो गांधी जी को कभी कोई कठिनाई होती ही नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ पहुँचते हैं। और जिन लोगों ने लिखा है वो किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो कश्मीर के इतिहास में उससे पहले कभी उतने लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हुए थे जितने लोग गांधी जी को देखने के लिए इकट्ठे थे। झेलम नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ था जिससे कश्मीर के भीतर प्रवेश करते थे, उस पुल पर इतने लोग खड़े थे कि गांधी जी की गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, तो गांधी जी को उतार कर नाव से नदी पार करा करके उस तरफ ले जाया गया। शेख अब्दुल्ला को हरि सिंह ने जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला राजशाही के खिलाफ और कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वो जेल में थे। उनकी पत्नी बेगम अब्दुल्ला ने वो मीटिंग बुलाई थी जिसमें गांधी जी उपस्थित हुए। करीब 50,000 लोग इकट्ठे थे। कश्मीर की घाटी में 50,000 लोगों का खड़ा होना, यही अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी। और हर कोई ये कह रहा था कि हम तो सिर्फ देखने के लिए इस संत को आए हैं, ये क्या कहता है इससे हमारा बहुत मतलब नहीं, हम समझेंगे नहीं, हमने देख लिया, हमारी ज़िंदगी तो पूरी हो गई। उस सभा में गांधी जी ने यह कहा कि मैं ये भारत की तरफ से आपको कहने आया हूँ कि भारत राजा हरि सिंह के साथ नहीं है, कश्मीर की जनता के साथ है। और कश्मीर की जनता का मतलब होता है कश्मीर के मुसलमान। शब्द लिखे हैं उनके, वो कोट करके मैं आपको बता रहा हूँ। कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर के हिंदू पंडित और डोगरा लोग, ये हैं जिनको मैं कश्मीर मानता हूँ। और इस कश्मीर का नेतृत्व शेख अब्दुल्ला नाम का ये लड़का करता है। इसको आप जेल से छोड़िए, इसके साथ भारत सरकार समझौता करेगी और कश्मीर हमारे साथ रहेगा। ये गांधी जी का वादा था, जिस वादे को एक अमली जामा पहनाया गया जब भारत के साथ उनकी संधि हुई। और जो संधि हुई उस संधि को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूप देना था, क्योंकि दो लोगों की दोस्ती का करार नहीं है, 2 देशों के बीच में बात हो रही है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां कोई एक हिस्सा संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके आपके साथ शामिल हुआ हो। ये कश्मीर ही है जो हमारे साथ शामिल हुआ। इसीलिए वो जो संधि थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। भारतीय संविधान में अंबेडकर जी की सहमति से वो धारा बनाई गई जिसको धारा 370 कहते हैं। उस धारा 370 में ये जो सहमति कागज पर हुई थी इसका कानूनी रूप बना और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। उसमें यह भी कहा गया कि भारत के लोग चूंकि ज़्यादा संपन्न हैं, बहुत पैसे वाले हैं और कश्मीर इतनी सुंदर जगह है, तो हर पैसे वाला भारतीय कश्मीर में आकर जगह खरीदने लगेगा और हम लोग रिप्लेस हो जाएंगे। इसीलिए एक विशेष व्यवस्था की जाए, जो व्यवस्था पहले से राजा अपने यहाँ लागू किए हुए था कि कश्मीर में कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। कश्मीर के लोग भी
जो 15 साल से कश्मीर में नहीं रह रहे हैं उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं होगा। ये चूँकि पहले से चला आ रहा था, इसीलिए धारा 370 की जो 35A की कलम है उसमें ये बात दर्ज की गई कि कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा। इस संधि के साथ कश्मीर हमारे साथ मिला। जवाहरलाल जी की समझदारी क्या थी कि इस संधि में उन्होंने कलम भी लगा दी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 370 की जो धारा है ये स्थायी धारा नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि उतनी नाजुक समय में, जबकि किसी भी तरह कश्मीर हमको स्ट्रेटेजिकली भी चाहिए था, हमने जब लिया तो उस प्रधानमंत्री ने इस बात की सावधानी रखी कि भारत और दूसरे राज्यों में अलग फर्क करने वाला जो ये धारा है, इसको स्थायी बनाऊंगा तो आगे दिक्कत हो सकती है, इसलिए लिख दिया कि अस्थायी धारा है। घोषणा भी की पार्लियामेंट में कि जो हम लोगों ने स्वीकार किया है सेशन, वो स्थायी रहे। धीरे धीरे उन्होंने कहा समय के साथ साथ ये खुद ही खत्म हो जाने वाला है। इतनी सावधानी के साथ चले हम लोग। इसमें मतभेद भी थे। सरदार का कुछ और नज़रिया था, जवाहरलाल का कुछ और नज़रिया था, शेख अब्दुल्ला का कुछ और नज़रिया था, जो बाद में सामने भी आया और हम लोगों के बीच में बहुत फर्क भी हुआ। वो सब तो होता रहता है, लेकिन जो संधि हुई और जो बना, वो गांधी जी ने जो कह कर आए थे, वो करीब करीब उसी को एक अमली जामा पहनाने का काम हुआ। आप लोगों में से कितने लोग कश्मीर जाते रहे हैं मुझको मालूम नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कश्मीर के बहुत सारे नाजुक समय में मैं शामिल रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर का इशू सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डील किया अपने देश में तो उसका नाम जयप्रकाश नारायण है। इसीलिए मैं बार बार उनकी तरफ से भी जाता रहा हूँ, शेख साहब से भी मिलता रहा हूँ और कश्मीर भी देखता रहा हूँ। और अभी तुरंत कुछ दिन पहले भी मैं कश्मीर गया था, ये सब घटना होने से पहले। हमने वहाँ देखा कि वहाँ तो किसी को ये पता भी नहीं है कि धारा 370 क्या होती है। साधारण आदमी को क्या मालूम है कौन सी धारा है, उसको एक ही धारा मालूम है कि मेरा जीवन ठीक चल रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे धारा 370 लोग भूल चुके थे। 2 झंडे की बात ये लोग करते हैं। 2 झंडे सिर्फ तुम्हारी ही विधानसभा के ऊपर लगे हुए थे, जिसके अंदर तुम ही सरकार बनाकर बैठे हुए थे। क्यों नहीं उसी समय झंडा उतार कर हटा दिया था? वरना कश्मीर में कहीं भी कश्मीर का झंडा नहीं दिखता था, जहां भी दिखता था तिरंगा झंडा ही दिखता था। क्योंकि उस बात को लोग भूल चुके थे कि सब हुआ। नई पीढ़ी को सबसे मतलब नहीं था। अपने कमाने खाने, अपना जीवन चलाना ही इतना कठिन था कि इन सब बातों में कौन पड़ता था। लेकिन आपने इस घाव को फिर से हरा कर दिया। हरा कर दिया उसी तरह से जैसे उस बेवकूफ़ी के समय में जिन्ना और जवाहरलाल ने विभाजन करके हरा कर दिया। आपने कदम उठाया जिसका परिणाम क्या होगा आपको समझ में नहीं आया था, आपने कदम उठा लिया। ठीक वही चीज़ फिर से यहाँ रिपीट हो रही है। आपने कर लिया है, आपके पास फौज मिलिट्री की ताकत है, आप चुप भी करा दे सकते हो। लेकिन दुनिया में आज तक कोई भी किसी भी जाति को हमेशा से चुप करा कर रख सका है क्या? कोई इतिहास है कभी? थोड़े से लाख जीव लोगों को तो हिटलर खत्म नहीं कर सका। आप खत्म कर लोगे किसी को? तो आपने सोचा नहीं कि ये रिपरकशन जब शुरू होंगे तब क्या होगा, कौन मुकाबला करेगा इसका? तब तुमको कश्मीर के साथ साथ, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन इतिहास जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि 600 रियासतों को जो मिलाया हमने, उसमें भी बहुत सारी संधियाँ की हैं हमने। हर रियासत के साथ कोई एक संधि हुई है जो समय के साथ खत्म हो गई है, याद भी नहीं है किसी को। लेकिन जब आप जख्म छेड़ते हो तो शायद कहीं से कोई खड़ा होगा कहने के लिए कि हमारे साथ ये हुआ था, इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्या जवाब दोगे तुम? तो तुम सारे देश में एक नए तरह का विग्रह खड़ा कर दोगे जो बड़ी मुश्किल से शांत होगा है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने को हमारे देश का हिस्सा भी नहीं मानता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट रेस में भी हमसे अलग दिखता है, उनका रंग रूप चेहरा सब कुछ अलग है। जाता हूं मैं वहां तो कभी बाजार में कोई पूछ लेता है आर यू फ्रॉम इंडिया, मैं पूछता हूँ भैया तुम कहाँ से आए हो? कहता नहीं नहीं हम तो देखिए आपके तरह का नाक नक्शा भी नहीं है हमारा, हम तो अलग ही रेस के लोग हैं। उनको भी हमने इंटीग्रेट करके रखा था, अब उनके मन में भी तुमने शंका के बीज डाल दिए।
उनको भी लग सकता है कि कभी ये हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी, इसीलिए अभी से हमको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। क्या कर दिया तुमने? तो गांधी जी ने जो तरीका सोचा था इंटीग्रेशन का, वो तरीका लोगों की भावनाओं को संभाल कर ले चलने का तरीका था। एक दूसरा तरीका लोगों को भयभीत करके अपने कब्जे में रखने का है। वो रास्ता आप अपनाने की अगर कोशिश करोगे तो उसकी भी बहुत बड़ी कीमत देश को देनी पड़ेगी, जैसे इस विभाजन की देनी पड़ेगी। ये कहानी है कुल, जिससे अपना देश जो करने की हिम्मत